Hello students. Today we are going to discuss about a truly beautiful mind. एक सच्चा सुंदर मस्तिष्क. You are welcome to Navankur Digi Lessons from the house of Navankur. Today we shall read about Beehive textbook in English for class 9. The name of this chapter, A Truly Beautiful Mind. एक सच्चा सुंदर मस्तिष्क. Class 9, Chapter 4. A Truly Beautiful Mind is a summary of the biography of famous scientist Albert Einstein. The story portrays the other side of his life, that he concerns and promotes human welfare, and that is the reason why the title of the story is A Truly Beautiful Mind. Okay, now start. Truly Beautiful Mind. एक सच्चा सुंदर मस्तिष्क. तो वास्तव में यह स्टोरी, यह समरी, आत्मकथा, बायोग्राफी एक फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन की है, जिनको हम सभी जानते हैं. अल्बर्ट आइंस्टीन की है. तो यह जो स्टोरी है, यह हमें उनके जीवन का दूसरा पक्ष, जो दूसरी साइड है, अदर साइड, उसको दर्शाती है. उसमें यह बताया गया है कि कैसे उन्होंने ह्यूमन वेलफेयर का पक्ष लिया है, ह्यूमन वेलफेयर के बारे में बताया है. उन्हें मानव कल्याण की कितनी चिंता थी, और यही कारण है कि इस आत्मकथा को, इस स्टोरी को नाम दिया गया है, इस स्टोरी का टाइटल दिया गया है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड. एक सच्चा सुंदर मस्तिष्क. तो हम पढ़ते हैं आगे. A truly beautiful mind summary. This chapter is about Albert Einstein. The title of the chapter, A Truly Beautiful Mind, refers to Albert Einstein as he was a great scientist. Moreover, this chapter is a short biography of his, where they highlight some of his qualities. Also, the chapter shows Albert's interest in mathematics and physics and his ordinary human attribute. However, the title, A Truly Beautiful Mind, may let you wonder how a scientist's mind can be beautiful. It is because in these lessons we get to know about another aspect of his life, his other side, that he believes in humanity. Moreover, he advocates world peace, non-violence his entire life. That's why the title refers to him as a truly beautiful mind. ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड जो समरी है वह अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में है, और जो टाइटल है वो रेफर्स करता है कि वो कैसे एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ उन्हें मानव कल्याण की भी चिंता थी. यह आत्मकथा है उनकी, और इस स्टोरी में हाइलाइट्स की गई हैं उनकी कुछ क्वालिटीज़ कि कैसे उन्हें मैथमेटिक्स और फिजिक्स में इंटरेस्ट था. और यह चैप्टर हमें बताता है कि कैसे उन्होंने मानव कल्याण के बारे में सोचा और लोगों को जागृत करने की कोशिश की. उन्होंने शांति के बारे में सोचा और कैसे अपना जीवन व्यतीत किया. इसलिए इस स्टोरी का टाइटल पड़ा अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड. हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने दुनिया में तूफ़ान ला दिया. सन 1905 में कैसे उन्होंने इलेक्ट्रोडायनामिक्स और ऊर्जा के बारे में कार्य किया और पूरे ब्रह्मांड को एक करके रख दिया. और उन्होंने अपना नाम जो आइंस्टीन है उसको प्रतिभाशाली का पर्याय बना दिया. आज उनकी मृत्यु के कई साल बाद भी उनका आज दबदबा है आइंस्टीन का. अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड समरी, क्लास 9, English. In 14 March 1979, Albert Einstein was born in the German city of Ulm. Until the age of 2.5 years, he could not speak, and when he began speaking, then he spoke every word twice in childhood. His playmates considered him to be boring. His mother also thought that he was crazy because of the abnormally large size of his head. तो अल्बर्ट आइंस्टीन का जो बर्थ है वो जर्मन शहर के उल्म में 14 मार्च 1979 को
हुआ था और इस बात का कोई संकेत नहीं था कि वो कोई एक महान व्यक्ति बनेंगे, क्योंकि वो 2.5 साल की एज तक बोल नहीं पाते थे और जब वो बोलते थे तो हर वर्ड को दोहराते थे, 2-2 बार उसका उच्चारण करते थे, एवरी वर्ड ट्वाइस। और जब वो छोटे थे तो जो उनके प्लेमेट्स थे, जो उनके साथ खेलने वाले बच्चे थे, तो वो उनको बोरिंग समझते थे, वो उनके साथ उस तरीके से नहीं खेलते थे जैसे वो खेलना चाहते थे। और उनकी माँ भी यही सोचती थी कि यह बच्चा कैसा है, क्रेज़ी है, उदासीन है, क्योंकि एबनॉर्मली लार्ज साइज ऑफ हिज हेड, क्योंकि जो उनका सर था वो नॉर्मल बच्चों की तरह नॉर्मल सर नहीं था, मीन्स वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, उनकी फिज़िकल उसकी तरह वो बड़ा था। वो 2.5 साल बाद भी आइंस्टीन बोलना नहीं सीखे थे और जब भी बोलना सीखे तो हर चीज़ को डबल से बोलते थे और उन्हें यह भी नहीं पता चलता था कि वो दूसरे बच्चों के साथ किस तरह खेलें। तो जो उनके खिलाड़ी थे वो उन्हें बोर करने वाला बोलते थे, बोरिंग पर्सन बोलते थे, तो वो अपने आप ही खेलते थे और ख़ासकर वो यांत्रिक खिलौनों से खेलते थे और उन्हें हर चीज़ में साइंस दिखाई देती थी, इस तरीके से खेलते थे। और जब एक बार बात है कि जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी छोटी बहन को देखा, जब वो नवजात थी, बहुत ही छोटी रही होगी वो, कुछ दिनों की होगी, तो उसके बारे में उन्होंने पूछा कि माँ, यह तो बहुत अच्छा है लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं। तो इस तरीके के वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टीन। द हेडमास्टर ऑफ हिज स्कूल regards him as stupid and good for nothing. But then he proved all of them wrong. When he was 6, on his mother's instant, he learned to play the violin and become a skillful violinist. His family shifted to Munich when he was 15, but there he feels uncomfortable with the strict discipline of the school, so he left it. तो जो उनके प्रिंसिपल थे, एक बार उन्होंने उनकी माँ से कहा कि यह कुछ भी करे, यह किसी में भी सफल नहीं होगा, ये कुछ भी बिजनेस करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह कुछ में भी अच्छा नहीं कर पाएगा। रिगार्ड्स हिम एज स्टूपिड, मतलब उसे मूर्ख साबित किया गया, आइंस्टीन को मूर्ख साबित किया गया उनके हेडमास्टर के द्वारा। बट देन ही प्रूव्ड ऑल ऑफ देम रॉन्ग, लेकिन उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया। जब वह 6 साल की उम्र के थे तो उनकी माँ ने उन्हें वायलिन बजाने को दिया और फिर वो एक होनहार वायोलिनिस्ट बने और अपने पूरे जीवन में उन्होंने इस कला को बनाए रखा। आइंस्टीन कोई भी ख़राब छात्र नहीं थे। वह म्यूनिख के हाई स्कूल में भर्ती हुए, जहाँ पर आइंस्टीन की फैमिली शिफ्ट हो गई थी। इसके बाद उन्होंने अच्छे अंक भी प्राप्त किए, लेकिन उन्हें वहाँ के जो स्ट्रिक्ट माहौल था म्यूनिख का, वो उन्हें पसंद नहीं आया। वो उसके नियंत्रण से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते थे और अपने शिक्षकों से संघर्षरत रहते थे। उन्हें इतनी ज़्यादा घुटन महसूस हुई उस स्कूल में कि उन्होंने उसको छोड़ दिया। अनकम्फर्टेबल फील हुआ और फिर उन्होंने उस स्कूल को छोड़ दिया। After completing his schooling, he gets admission in the University of Zurich because the atmosphere in the university was more liberal and they accept new ideas and concepts. Besides, he has more interest in physics and mathematics at the university. He met a fellow student, Mileva Merrick. आइंस्टीन थे वो गणित के बहुत ही प्रतिभाशाली और भौतिक शास्त्र में रुचि रखने वाले छात्र थे और जब उन्होंने अपने स्कूल की शिक्षा पूरी कर ली तो उन्होंने ज्यूरिच की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच। वहाँ का जो माहौल था वह उनके अकॉर्डिंग ही था, वहाँ उन्हें न्यू न्यू आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स मिल रहे थे और विज्ञान ही एकमात्र चीज़ थी जो उन्हें वहाँ पर बांधे रखे हुए थी। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था उन्हें फिजिक्स और मैथमेटिक्स में एट द यूनिवर्सिटी। और उसी यूनिवर्सिटी में वो एक स्टूडेंट थी जो साथी भी बनी उनकी, तो उसका नाम था
मिलेवा मैरिक उससे मिले, जिसमें उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट था। सी वॉज इक्वली क्लेवर एंड इंटेलिजेंट। वह भी उन्हीं की तरह बहुत ज़्यादा क्लेवर, चतुर और इंटेलिजेंट थी। वह सर्बिया की रहने वाली थी और ज्यूरिच का विश्वविद्यालय था, जहाँ पर कुछ गिने चुने विश्वविद्यालय थे जहाँ पर महिलाएं डिग्री ले सकती थीं। दे मैरिड एंड हैड 2 सन्स। उन्होंने उससे शादी की। किससे शादी की? मिलेवा मैरिक से। बट अनलकीली और दुर्भाग्यवश उनकी शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली और उनका संबंध विच्छेद हो गया, विवाह विच्छेद हो गया 1919 में। आफ्टर फिनिशिंग हिज एजुकेशन, और एजुकेशन फिनिश करने के बाद अल्बर्ट वर्कड एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट्स इन द पेटेंट ऑफिस एट वन। फिर उसके बाद उन्होंने पेटेंट ऑफिस में तकनीकी सहायक के रूप में काम किया और दूसरे व्यक्तियों की खोज में सहायता करना शुरू कर दिया और चुपचाप भी अपने विचारों को उन्नत करने के काम में भी लगे रहे। मतलब वो अपने आइडियाज़ को भी सीक्रेटली वर्क करते रहे। हिज आइडिया ऑन रिलेटिविटी के क्षेत्र में उन्हें काम करता था, तो वो भी वह अपना काम करते रहे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक असिस्टेंट टीचर का काम भी किया, प्राइवेट जॉब भी की और अपना जो आविष्कार के क्षेत्र में काम था, साइंस के क्षेत्र में काम था, वो भी सीक्रेटली जारी रखा। He put on his paper on the special theory of relativity, which follows by the world popular equation E is equal to mc square. In addition, he also published his paper on general theory of relativity in 1915. This gave an absolutely new definition to the concept of gravity. Also, this theory makes him a famous figure. 1905 में के प्रसिद्ध पेपर में से एक आइंस्टीन का रिलेटिविटी विशेष सिद्धांत था, जिसके अनुसार समय व दूरी पूर्ण नहीं है। वास्तव में तो पूर्णतः घड़ियाँ वही समय बताना जारी नहीं रखेंगी यदि वे पुनः वापस आ जाएं, जबकि एक घड़ी की यात्रा दूसरे के मुताबिक काफ़ी तेज चली हो। इससे विश्व का सबसे प्रसिद्ध सूत्र निकला, द्रव्यमान और ऊर्जा के संबंध को, जो दर्शाता है E is equal to mc square. In addition, he also published his paper on general theory of relativity in 1915. This gave an absolutely new definition to the concept of gravity. उसमें यह बताया गया इस समीकरण में कि जब हम किसी अच्छे व्यक्ति के साथ 2 घंटे बिताते हैं तो हमें वो 2 मिनट की तरह लगते हैं, और जब हमें किसी एक गर्म स्टोव पर बिठा दिया जाता है तो वो 2 मिनट 2 घंटे के समान लगते हैं। तो यही रिलेटिविटी है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ई का मतलब ऊर्जा और एम मीन्स द्रव्यमान और सी वैक्यूम में प्रकाश की गति है, जो लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स of 1919, his theory came out as accurate and changed physics. When Nazi came to power in Germany, he immigrated to the USA. He did so because he did not want his research and finding to be used for destruction. Further, when Germany discovered the principle of nuclear fission in 1938, he was the first person to write of the American president about the danger of atomic bombs. तो आइंस्टीन एक नया व्यक्तिगत अध्याय उनके विश्व प्रसिद्धि के साथ समसामयिक था। 1915 में उन्होंने अपने सापेक्ष का सामान्य सिद्धांत को प्रकाशित किया, जिसमें गुरुत्वाकर्षण की एक नई व्याख्या पेश की गई, और 1919 में सूर्य ग्रहण ने इस बात का प्रमाण दिया कि वे बिल्कुल सही थे। आइंस्टीन ने अग्रिम रूप से इस बात की सही गणना कर ली थी कि प्रकाश जो स्थिर तारों की किस सीमा तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से होकर एक तरफ जाता है। समाचार पत्रों ने उनके इस कार्य में एक वैज्ञानिक क्रांति घोषित किया। लेकिन 1933 में when Germany discovered the principle of nuclear fission, नाजी पावर में आए तो आइंस्टीन अमेरिका प्रवासी होकर आ गए।
और जब बर्लिन में आणविक विस्फोट हुआ तो अमेरिकी भौतिक शास्त्रियों में तूफान आ गया। कई फांसीवाद के कारण जर्मनी छोड़कर चले गए। आइंस्टीन आए थे और वो भी भयभीत हुए कि नाजी आणविक बम बना सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए ही वह फर्स्ट पर्सन, वह एक फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने अमेरिका प्रेसिडेंट को उसके खतरे के बारे में पत्र लिखा। 2 अगस्त 1939 में उन्होंने एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने चेतावनी दी कि इस प्रकार का एक छोटा सा बम एक पूरे बंदरगाह को पूरी तरह उनके आसपास के क्षेत्र को नष्ट कर सकता है, और उनके शब्दों का प्रभाव असफल नहीं हुआ। उन्होंने इस डेंजर से पहले ही लोगों को अवगत कराया। और फिर क्या हुआ? मोरओवर इन 1945 व्हेन अमेरिका थ्रो डाउन द एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, he was deeply hurt. Also, he writes a letter to the United Nations for the formation of a world government so that it can prevent recurrence of such destruction. फिर 1945 में आपको पता है कि 1945 में अमेरिका थ्रो डाउन द एटॉमिक बम। तो 1945 में अमेरिका ने बम फेंका हिरोशिमा और नागासाकी पर, और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए। इस फैलाव से वो काँप गए और एक बार फिर उन्होंने एक पत्र लिखा। किसको पत्र लिखा? संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखा, और उसमें उन्होंने विश्व सरकार को बनाना प्रस्तावित किया, और रूजवेल्ट को लिखे पत्र की तरह उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। उन्होंने अस्त्र शस्त्र निर्माणों के संघर्ष करते हुए अपनी लोकप्रियता का उपयोग करते हुए शांति व प्रजातंत्र के लिए अभियान चलाया और इस खतरे से लोगों को अवगत कराया। In last stage, he spent most of it in politics, advocating world peace and democracy. The great scientist died at the age of 76 in the year. अंतिम दिनों में उन्होंने अपना अधिकांश समय विश्व शांति की वकालत करने वाली राजनीति में लगाया, और इस महान वैज्ञानिक की मृत्यु 76 ऑफ 76 1955 में हो गई। I hope you have understand well. In the next video, we will cheat with new topic. Thank you very much.